एपिसोड की शुरुआत में हम सॉन्ग के हस्बैंड को देखते हैं जो कि घर आता है तो उसे घर पर ना ही दोंग मिलता है और ना ही सॉन्ग मिलती है। इसीलिए वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है, लेकिन तभी हुआंग आकर उसे पूरी बात बताती हैं। दूसरी तरफ सॉन्ग येमिंग और जुआंग भी उन दोनों को लेने के लिए पहुंच जाते हैं और जब वो उन्हें वापस से सोजू लेकर आते हैं तो उन दोनों को बहुत ही मार पड़ती है और पूरे एले में उन दोनों की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। और क्योंकि ऐसा बहुत टाइम बाद हुआ था इसीलिए सभी लोग काफ़ी इंटरेस्ट से उन दोनों को मार पड़ते हुए सुन रहे थे। जिस बीच अंकल शिन उनके घर पर आ जाते हैं। असल में वो सॉरी बोलने के लिए आया था क्योंकि उसकी वजह से ही वो दोनों लड़के बस में जा पाए थे और अपोलोजाइज करने के लिए वो अपने साथ चिकन भी लेकर आया था। लेकिन फिर भी जुआंग और हुआंग उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं क्योंकि टेम्परेरीली वो दोनों ही पेंग फाई के गार्डियन थे और अगर उससे कुछ हो जाता तो वो उसकी मॉम को क्या जवाब देते। फिर जब अंकल शिन वहाँ से निकल रहे होते हैं तो अचानक से वो नीचे गिर जाते हैं क्योंकि उसने पूरे दिन से कुछ भी नहीं खाया था। इसलिए हुआंग उनके लिए नूडल्स बनाती है और सॉन्ग भी उसकी मदद करती है, जहाँ पर हुआंग सॉन्ग से बोलती है कि उन्हें पेंग फाई और दोंग को डिनर देना चाहिए क्योंकि वो भी पूरे दिन से भूखे होंगे। इसी बीच सॉन्ग हुआंग को बताती है कि जब वो दोंग से पूछ रही थी कि उन लोगों ने शंघाई जाकर क्या किया तो दोंग ने उसे बताया कि उन दोनों को पिक करने के लिए टूनान के साथ एक लड़की भी आई थी और वो पूरे रास्ते में उन लोगों के साथ ही थी। वो काफ़ी ब्यूटीफुल भी थी। जो सुनकर हुआंग स्माइल करने लग जाती है। उन्हें लग रहा था कि कहीं टूनान उस लड़की को डेट तो नहीं कर रहा। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोंग और पेंग फाई को ऐसे लिखने की पनिशमेंट मिलती है। दोनों जब ऐसे लिख रहे थे तो श्याओ उन्हें समझाने के लिए आती है कि उन्हें किस तरीके से लिखना चाहिए, पर दोनों इतने शैतान थे कि वो श्याओ को ही बोलने लग जाते हैं कि वही उनका ऐसे क्यों नहीं लिख देती। इसकी वजह से वो उन दोनों से इरिटेट होकर वहाँ से चली जाती हैं और अब पेंग फाई ऐसे लिखते लिखते हंसने लग जाता है। तो दोंग उससे पूछता है कि कहीं वो पागल तो नहीं हो गया, पर पेंग फाई उसे बताता है कि दोंग को उसकी मॉम डैड ने मारा और पेंग फाई को उसके अंकल आंटी ने, यानी कि वो लोग उनकी फिक्र तो बहुत करते हैं। ये सोचकर वो खुश हो रहा था। दूसरी तरफ सॉन्ग और उसका हस्बैंड भी आपस में बात कर रहे थे। असल में सॉन्ग को पता चल चुका था कि उसका हस्बैंड फैक्ट्री के बाहर ओवरटाइम काम कर रहा है। उसका हस्बैंड उसे समझाता है कि वो ओवरटाइम अपनी फैमिली के लिए ही काम कर रहा है, तभी वो लोग रेफ्रिजरेटर ले पाएंगे। और आगे वो सॉन्ग के लिए एक वॉशिंग मशीन भी लेने वाला था, जो सुनकर वो काफ़ी खुश होती है। लेकिन उसे अपने हस्बैंड की थोड़ी फिक्र भी थी क्योंकि उसका हस्बैंड ओवरटाइम काम करते करते वीक होते जा रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि पेंग फाई अपने ऐसे कंप्लीट करके जुआंग को दे देता है और जब हुआंग उससे पूछती है कि उसने शंघाई में क्या देखा तो वो सब कुछ बता देता है कि शंघाई में वो टूनान की फ्रेंड लीजा से मिला था और लीजा ने भी कहा था कि वो सुजो का स्पेस गार्डन देखने भी ज़रूर आएगी। ये सुनकर हुआंग और जुआंग दोनों ही हंसने लग जाते और बात कर रहे थे कि पेंग फाई और दोंग को पढ़ाई के अलावा हर चीज़ याद रहती है। इसके साथ साथ हुआंग भी जुआंग से पूछती हैं कि क्या वो भी अगली बार शंघाई आ सकती है ताकि वो टूनान से मिल पाए, जिस पर वो बताते हैं कि वैसे भी बहुत ही जल्दी विंटर वेकेशन आने वाले हैं तो टूनान खुद ही सुजो आ जाएगा और वो पूरे वेकेशंस उसके साथ ही रहेगा। अब हम देखते हैं कि टूनान को विंटर वेकेशन से पहले कॉलेज से बहुत सारे असाइनमेंट्स मिलते हैं। फिर वो सुजो भी आ जाता है, जहाँ पर घर आते ही उसे शाओ मिलती है और जब वो दोंग और पेंग फाई के बारे में पूछता है तो बताती है कि दोनों दोंग के घर पर पढ़ रहे हैं, पर टूनान को इस बात पर शक होता है। इसलिए वो खुद उन दोनों को चेक करने जाता है और उसका शक बिल्कुल सही था क्योंकि वो दोनों टीवी देख रहे थे, ना कि पढ़ाई कर रहे थे। इसकी वजह से टूनान उन्हें डांटता भी है, जिस पर दोंग उसे बताता है कि उन दोनों को पनिशमेंट मिली हुई है कि वो दोनों घर से बाहर नहीं जा सकते और उनकी पॉकेट मनी भी बंद हो गई है, इसीलिए वो टीवी देखकर ही अपना टाइम बिता रहे हैं। लेकिन अब तो वो टूनान के साथ बाहर जा सकते थे, इसीलिए वो खुश हो जाते हैं। जिसके बाद हम डायरेक्टर एन को देखते हैं जो कि सॉन्ग के घर उसके हस्बैंड से मिलने के लिए आता है। असल में वो ये इन्फॉर्म करने आया था कि उनकी फैक्ट्री में जो भी सामान अब तक लेकर आया जा रहा था उसकी प्राइस अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी और अब उन्हें नए सेलर्स की ज़रूरत थी। इसलिए डायरेक्टर एन चाहते थे कि सॉन्ग का हस्बैंड पास ही के सिटी जाकर वहाँ की शॉप्स को जाकर एग्जामिन करें ताकि उन्हें नए सेलर कम प्राइस में मिल जाए, जिसके लिए सॉन्ग का हस्बैंड तो हाँ कर देता है। लेकिन सॉन्ग एग्री नहीं करती क्योंकि उसे पता था कि इस काम में बहुत ही टाइम लगने वाला है और उसके हस्बैंड को 3-4 दिनों तक रेस्ट भी नहीं मिल पाएगा, इसलिए वो उसे जाने से मना कर देती है। जिसके बाद सभी लोग चाइनीज़ न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। सभी लोग साथ में टीवी शो भी देखते हैं और काफ़ी खुश होते हैं, जहाँ पर सभी बच्चों को रेड एनवेलप भी मिलता है, जिससे वो काफ़ी खुश हो जाते हैं। लेकिन जब टूनान अपना एनवेलप खोलता है तो नोटिस करता है कि सॉन्ग ने उसे कुछ ज़्यादा ही पैसे दे दिए थे, इसीलिए उनको वो पैसे वो लौटाने लग जाते हैं क्योंकि सॉन्ग के घर से हुआंग के घर के लिए 3 एनवेलप आए थे
और हुआंग ने तो सिर्फ डोंग के लिए एक ही एनवेलप दिया था जो कि सॉन्ग के लिए फेयर नहीं था। इसलिए हुआंग भी सॉन्ग को टूनान के पैसे कम करने को बोलती है, पर सॉन्ग और उसका हस्बैंड उन्हें कहते हैं कि टूनान भी उनके ही बेटे जैसा है और वो शंघाई जैसी जगह पर रहता है जहाँ पर अपने पास एक्स्ट्रा मनी होना कॉमन है, और हुआंग और ज़ोंग भी दोनों को पढ़ाने में उनकी हेल्प करते रहते हैं। इसीलिए उन्होंने इतने पैसे अपनी ब्लेसिंग के फॉर्म में रखे हैं। जो सुनने के बाद टूनान वो एनवेलप एक्सेप्ट कर लेता है और वो सारे बच्चे बाहर घूमने चले जाते हैं। जिसके बाद ज़ोंग और सॉन्ग का हस्बैंड डोंग और पेंगफाई के फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि टूनान को भी कॉलेज मिल गया था और शॉ भी पढ़ाई में अच्छी थी, यानी कि अब बस ज़ोंग और पेंगफाई ही बचे थे जिन पर ध्यान देना ज़रूरी था। इसलिए वो ये डिसाइड कर रहे थे कि उन्हें किस तरीके से ट्यूटर करें। अगले दिन हम देखते हैं कि सॉन्ग अपने हस्बैंड का बैग पैक करने में हेल्प करती है, क्योंकि वो अपने काम के लिए बाहर जाने वाला था और सॉन्ग को उसकी काफ़ी फिक्री भी हो रही थी कि वो वापस से घर कब आएगा। अब हम देखते हैं कि सॉन्ग का हस्बैंड डायरेक्टर एन के साथ ही शहर जाते हैं, जहाँ पर वो कई लोगों से मिलते हैं और फैक्ट्री के लिए गुड्स खरीदने में डील करते हैं, और जो पैसे उन्हें मिलते हैं उनका आधा हिस्सा डायरेक्टर एन सॉन्ग के हस्बैंड को ही दे देते हैं। जिसके बाद जब वो घर लौटता है तो देखता है कि टूनान डोंग को पढ़ाई करवा रहा था। ये देखकर वो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, जहाँ टूनान उसे बताता है कि डोंग की मॉम टीवी वाले रूम को लॉक करके गई है, इसीलिए डोंग पढ़ाई कर रहा है, वरना वो सिर्फ टीवी शोज ही देखता रहता था। अब जब सॉन्ग भी घर आती है तो वो अपने हस्बैंड को बताती है कि टीवी रूम को लॉक करने का आइडिया टूनान का ही था, ताकि डोंग पढ़ाई में ध्यान लगा पाए। इस पर वो ये भी पूछती है कि क्या डोंग के डैड को ये पहले से ही पता था कि डोंग पढ़ाई करने के बजाय सीक्रेटली टीवी देखता रहता है। तो सॉन्ग का हस्बैंड उसे समझाता है कि उन लोगों ने ही तो डोंग को घर में रहने की पनिशमेंट दी थी, और उनके पास घर बैठकर टीवी देखने के अलावा और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था ना। वो बस इतना चाहता था कि सॉन्ग अपने बच्चे के साथ ज़्यादा हार्श ट्रीटमेंट ना करे, क्योंकि वो था तो एक टीनेजर ही जिसे इतना कंट्रोल करना ज़रूरी नहीं था। दोनों फिर टूनान की आवाज़ सुनते हैं। जिस तरीके से टूनान डोंग और पेंगफाई को पढ़ा रहा था वो देखकर सॉन्ग काफ़ी खुश थी, क्योंकि टूनान उन दोनों के बड़े भाई जैसा था। तभी सॉन्ग के हस्बैंड उसे याद दिलाता है कि टूनान बहुत ही जल्दी शंघाई भी वापस जाने वाला है। अब अगले दिन से सॉन्ग का हस्बैंड भी फैक्ट्री जाता है। वहाँ उसे चीफ से पता चलता है कि उनकी फैक्ट्री में सीनियर इंजीनियर की वैकेंसी है, तो उसे ट्राई करना चाहिए। लेकिन अभी सॉन्ग के हस्बैंड की प्रायोरिटीज थी उसकी फैमिली, और डोंग भी इस साल हाई स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम देने वाला था। इसीलिए वो नहीं चाहता था कि वो फैक्ट्री में बिजी रहकर अपनी फैमिली को ही भूल जाए, क्योंकि इस वक्त उसकी फैमिली को उसकी काफ़ी ज़रूरत थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टूनान शंघाई जा चुका था। उसके टीचर पूरी क्लास को एक नया असाइनमेंट देते हैं, जिसमें उन्हें शंघाई की लोकल एरियाज में जाकर चीज़ों को ऑब्जर्व करना था और पिक्चर्स ड्रॉ करनी थी, जो काम लीजिया के लिए काफ़ी आसान होता है, क्योंकि उसकी फैमिली भी उसी एले में रहती थी और वो एले कुछ ज़्यादा ही छोटी थी, यानी कि वहाँ पर सभी लोगों के पास रहने के लिए बहुत ही कम स्पेस था। उन एले के बीच घूमते घूमते लीजिया को टूनान भी मिल जाते हैं। तभी काफ़ी तेज़ बारिश शुरू हो जाती है, तो वो दोनों एक ही अम्ब्रेला शेयर करते हैं। जब टूनान देखता है कि लीजिया को एले के लोग जानते हैं तो वो उससे पूछता है कि क्या वो यहीं पर रहती है, लेकिन लीजिया को अपना एड्रेस बताने में थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी, इसलिए वो उससे बोलती है कि उसकी अंकल आंटी यहीं पर रहते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि टूनान यूनिवर्सिटी से कुछ लेटर्स लेकर आता है। असल में वो लेटर्स गर्ल्स डॉर्मेट्री में देने थे, इसलिए वो सारे लेटर लीजिया और उसकी फ्रेंड को दे देता है। उन लेटर्स में से एक लेटर लीजिया का भी था, जिस पर टूनान उसके घर का एड्रेस देख लेता है और समझ जाता है कि वो एले में ही रहती है। अब ऐसे ही दोनों रोज़ मिलने की वजह से एक दूसरे के क्लोज आते जाते थे, और यहाँ तक कि टूनान लीजिया को देखने के लिए उसकी डॉर्मेट्री के बाहर खड़े रहकर उसका वेट भी करता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डोंग की क्लास टीचर सॉन्ग और उसके हस्बैंड को स्कूल मिलने के लिए बुलाती हैं। वो उन्हें डोंग के टेस्ट पेपर दिखाती हैं, क्योंकि उसने टेस्ट में काफ़ी बेकार परफॉर्म किया था, और टीचर बस उन्हें यही समझाने की कोशिश करती हैं कि डोंग पढ़ाई में अच्छा है, पर वो पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। इसीलिए उन्हें डोंग को समझाना चाहिए ताकि वो फोकस कर पाए और हाई स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम दे पाए। इधर पेंगफाई का भी यही हाल था, वो भी पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं था और जुआंग को डर था कि फ्यूचर में क्या करेगा, जिसकी वजह से सारे पेरेंट्स साथ बैठकर आपस में बात करने लग जाते हैं। और एमी हुआंग से बोलती है कि पेंगफाई तो उनका नेफ्यू है ना, तो वो उस पर इतना ध्यान क्यों देते हैं, जिस पर हुआंग बताती है कि वो पेंगफाई की गार्डियन है और पेंगफाई इतनी छोटी एज में अपना घर छोड़कर पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर आया है, तो वो यही चाहेंगे कि वो ठीक से पढ़ाई करें। जिसके साथ साथ सॉन्ग भी बोलती हैं कि वो टेंपल में जाकर प्रे करेगी कि डोंग हाई स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम दे पाए। इसलिए एमी और हुआंग भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं।
जहाँ वो अपने अपने बच्चों के एग्ज़ाम के लिए प्रेयर करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक तरफ जुआंग पेंगफाई को पढ़ाने में लग चुका था, तो दूसरी तरफ डोंग और उसके डैड ने भी पढ़ाई करनी शुरू कर दी थी। और अब देखते ही देखते उनका हाई स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम का दिन भी आ जाता है। तीनों बच्चे टूनान के हाथों को टच करके अपना गुड लक लेकर एग्ज़ाम देने चले जाते हैं। फिर एग्ज़ाम से फ्री होने के बाद ये सभी लोग साथ में ओलंपिक्स देख रहे थे, लेकिन तभी सिर्फ डोंग के घर का पावर कट हो जाता है। इसकी वजह से उसके डैड जल्दी से फ्यूज़ चेंज करने के लिए जाते हैं और लाइट वापस आ जाती है। फिर जुआंग और डोंग के डैड बैठकर बात करते हैं और कल हाई स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट आने वाला था, इस वजह से वो थोड़ा टेंशन में थे। जुआंग यही सोच रहा था कि अगर इस बार पेंगफाई अच्छा स्कोर नहीं लेकर आया तो जुआंग पेंगफाई की मॉम को ये बात फ़ोन पर कैसे बताएगा, क्योंकि जब वो पेंगफाई को यहाँ पर लेकर आया था तो वो कॉन्फिडेंट था कि टूनान और शाओ की तरह वो पेंगफाई को भी सीधा कर देगा। लेकिन पेंगफाई डोंग की तरह था जिस पर ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत थी। पर दूसरी तरफ डोंग की डैड थोड़े से चिल होते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से बच्चों पर चिल्लाने से बच्चे अपने पेरेंट्स को ही अनोइंग समझने लग जाते हैं। इसीलिए वो डोंग को ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करता, लेकिन उसे बस एक प्रॉब्लम थी। वो चाहता था कि अगर तीनों बच्चे साथ में हाई स्कूल जाएं तो उनके क्लास के सेक्शंस अलग अलग हो, क्योंकि अगर वो साथ होते तो एक दूसरे को डिस्टर्ब करते और पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाते। इस पर जुआंग बोलता है कि वो ये काम इजीली संभाल लेगा। इसके बाद ये लोग भी फिर ओलंपिक्स देखने लग जाते हैं, क्योंकि पहली बार चाइना ने गोल्ड मेडल जीता था। ये देखकर वो सभी काफ़ी खुश होते हैं। अगले दिन फिर बारी आती है रिजल्ट की, जहाँ रिजल्ट देखने के लिए डोंग अपने हस्बैंड के साथ जाती है और डोंग घर पर ही रहता है, क्योंकि वो काफ़ी डरा हुआ था कि अगर वो फेल हो गया तो उसकी मॉम उसे बहुत मारेगी। लेकिन जब डोंग रिजल्ट देखकर घर पर आती है तो काफ़ी खुश होती है, क्योंकि डोंग पास हो चुका था और ये न्यूज़ वो एलए के हर इंसान को खुशी से बता रही थी। डोंग के पास होने पर अब डोंग और हुआंग की फैमिली साथ में लंच करती है और पेंगफाई असल में पास नहीं हुआ था, जिसकी वजह से वो समर वेकेशन में वापस से अपने घर चला गया था। पर डोंग एक और बात से खुश थी कि असल में डोंग और शाओ एक ही सेक्शन में बैठने वाले थे, जो न्यूज़ हुआंग जुआंग को भी किचन में जाकर बताती है। ये सुनने के बाद टूनान भी हंसने लग जाता है और जब उसके डैड उससे पूछते हैं कि वो हंस क्यों रहा है तो वो उन्हें बताता है कि उसने नहीं सोचा था कि डोंग और शाओ का लक इतना अच्छा है, क्योंकि वो सिर्फ एक क्लास में नहीं बल्कि एक ही सीट पर साथ बैठने वाले हैं, क्योंकि पूरी क्लास में शाओ टॉप 3 में थी और डोंग भी लास्ट 3 में था। और हाई स्कूल का यही रूल था कि फर्स्ट टॉपर को लास्ट रैंकर के साथ बैठना होता है ताकि सारे स्टूडेंट्स के ग्रेड्स बेटर हो पाए। ये सुनकर हुआंग और जुआंग थोड़े से टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि इतने सालों से शाओ और डोंग साथ में ही रहते हैं तो कहीं वो हाई स्कूल में भी साथ रहकर एक दूसरे के लिए फीलिंग्स डेवलप ना कर लें। जिसके बाद सभी लोग साथ में लंच करते हैं और जब बच्चे टीवी शो देखने के लिए अंदर चले जाते हैं तो जुआंग सोंग और हुआंग से एडल्ट एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, यानी कि अब उन एडल्ट्स के लिए भी मैथमेटिक्स और इंग्लिश की क्लासेस लगने वाली थी जो कि ग्रेजुएटेड नहीं थे, और वो क्लासेस अटेंड करना भी ज़रूरी था, क्योंकि आने वाले टाइम में उन्हें हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए और उससे उनकी जॉब पर भी इफेक्ट पड़ सकता था। जहाँ सोंग और हुआंग क्लासेस लेने को लेकर थोड़े से कंफ्यूज थे, क्योंकि उन्हें यही लग रहा था कि वो तो वैसे भी कॉटन फैक्ट्री में काम करते हैं तो उन्हें इंग्लिश और मैथमेटिक्स सीखने की क्या ज़रूरत है। अगले सीन में अब हम देखते हैं कि हुआंग सोंग और एमी भी समर एंजॉय करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ वो बस शाओ को अपने साथ लेकर आए हुए थे और यही बात कर रहे थे कि अगर डोंग को पता चला कि वो लोग उसके बिना रेस्टोरेंट गए हैं तो वो सोंग पर काफ़ी गुस्सा करेगा। जहाँ वो ये भी बात करते हैं कि वो भले ही अपने बच्चों को घर छोड़कर आते हैं लेकिन फिर भी वो हर जगह अपने बच्चों के बारे में ही सोचते रहते हैं। जिस बीच सोंग शाओ से पूछती हैं कि वो अपने मन में किसके बारे में सोच रही है। दूसरी तरफ हम टूनान, पेंगफाई और डोंग को देखते हैं, वो टीवी पर मैच देख रहे थे। तभी टूनान की नज़र शेल्फ में रखी एक रोमांटिक नॉवल पर चली जाती है और वो डोंग और पेंगफाई से पूछता है कि वो दोनों इसी नॉवल को क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इससे उनके हाई स्कूल इंप्रेशन पर फ़र्क पड़ेगा। और वो उनको वार्निंग भी देता है कि अगर अब ऐसी बुक उसे कहीं भी घर पर मिले तो वो ये बात अपने डैड को बता देगा। लेकिन अब डोंग और पेंगफाई टूनान से इतना डरते नहीं थे, इसीलिए डोंग उससे पूछने लग जाते हैं कि अगर किसी को लव करना स्कूल में अलाउड नहीं है तो क्या वो ये सब कॉलेज में जाकर कर सकते हैं।
जिस पर टूनान बताता है कि वो कॉलेज में भी ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद ही उन्हें कंट्री से लोकेट होती है, यानी कि उन्हें उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर अब्रॉड भी जाना पड़ता है और ऐसे में उन्हें ब्रेकअप भी करना पड़ता है। इसीलिए वो लोग कॉलेज में रिलेशनशिप पर ध्यान नहीं देते। ये सुनकर डोंग टूनान से पूछने लग जाते हैं कि अगर ऐसा होता है तो क्या टूनान भी लीजिया से दूर हो जाएगा, जिस बात का टूनान कोई भी जवाब नहीं देता और बस इतना कहता है कि डोंग को इन सब के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगले दिन हम देखते हैं कि डोंग जब स्कूल जा रहा था तो रास्ते में उसे शॉ मिलती है, जिसे देखकर वो उससे कहता है कि वो उसके साथ साइकिल पर स्कूल चल सकती है वरना वो स्कूल के लिए लेट हो जाएगी, लेकिन शाओ उसे मना कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि असल में शाओ और डोंग के बीच भी फीलिंग्स डेवलप हो रही थी, लेकिन वो दोनों इस बात से अनजान थे। दूसरी तरफ हम सॉन्ग को देखते हैं। उसे फैक्ट्री की चीफ से पता चलता है कि इस साल लेबर एक्टिविस्ट बनने के लिए सारे वोट सॉन्ग और हुआंग को ही आए हैं, जो सुनकर सॉन्ग काफ़ी खुश हो जाती है और घर आकर अपने हस्बैंड को भी बताती है। उसका हस्बैंड भी उसकी तारीफ करता है और उसे नाइट शिफ्ट के लिए ड्रॉप करने जाने वाला था, लेकिन तभी सॉन्ग देखती है कि हुआंग भी अपने नाइट शिफ्ट पर जा रही होती है, तो सॉन्ग उसके साथ ही चली जाती है जहाँ पर ये दोनों यही बात कर रहे थे। सॉन्ग बताती है कि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो लेबर एक्टिविस्ट के लिए सिलेक्ट हुई है। इस पर हुआंग बोलती है कि सॉन्ग का बिहेवियर फैक्ट्री में सबसे अच्छा होता जा रहा है और वो बहुत ही हेल्पिंग नेचर की है, इसीलिए सबने उसे वोट दिया है। हुआंग फिर उसे ये भी पूछती है कि जब उसे नेशनल डे के दिन अवार्ड मिलेगा तो इस बार वो स्पीच में क्या बोलने वाली है, लेकिन सॉन्ग उसे बताती है कि इस बार वो स्पीच नहीं देगी बल्कि वो स्टेज पर खुशी से डांस करेगी। अगले दिन फिर सॉन्ग और हुआंग अपने अपने हस्बैंड को मनाने लग जाती हैं कि उन्हें साथ में डांस तो करना ही होगा क्योंकि इस बार का थीम भी यही है। जिसके साथ वो ये भी सोचने लग जाते हैं कि अगर वो डांस करने का डिसाइड भी कर लेते हैं तो इन्हें डांस सिखाएगा कौन, क्योंकि एलए में तो कोई भी डांस टीचर नहीं था। तभी डोंग भी घर पर आ जाता है और सॉन्ग को याद आता है कि उनका बेटा भी तो डांसर है, इसलिए अब सॉन्ग उन सभी को डांस सिखाता है और सब अपना काम करते करते और डिनर बनाते बनाते भी डांस स्टेप की प्रैक्टिस कर रहे थे। अब दिन आ जाता है नेशनल डे का, जहाँ पर अवार्ड मिलने के बाद डांस शुरू होता है और सॉन्ग और हुआंग तो अपने हस्बैंड के साथ डांस कर रही थी, लेकिन तभी डोंग और शियाओ भी एक साथ डांस करते हैं और उनका डांस देखकर सभी लोग उनकी तारीफ कर रहे थे क्योंकि वो दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे थे। अब अगले दिन डोंग के टेस्ट रिजल्ट आ जाते हैं और वो क्लास में 39 नंबर पर आया था, जिस पर उसके डैड पूछते हैं कि उसके क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। असल में उनकी क्लास में 53 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से शाओ एक बार फिर टॉप स्टूडेंट्स में थी, इसलिए डोंग के डैड उसे शाओ से सीखने के लिए बोलते हैं और इस बार वो डोंग की मॉम से भी टेस्ट छुपा लेते हैं ताकि डोंग को डांट न पड़े, जिससे डोंग भी अपने डैड को थैंक्स बोलता है और बोलता है कि अब से वो ज़्यादा हार्डवर्क करेगा, तो डैड को इतना इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग यिमिंग की शादी में जाते हैं। वो लोग यही बात कर रहे थे कि उन्होंने यिमिंग को कितना ग्रो करते हुए देखा है और उनके बीच एक इंटेलिजेंट पर्सन था, वो था टूनान, जिसके बारे में सॉन्ग ये भी बोल देती है कि अगर सॉन्ग की कोई बेटी होती तो वो टूनान से ही उसकी शादी करवाती क्योंकि टूनान एक आइडियल लड़का है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कंप्रेसर फैक्ट्री में कुछ मीडिया वाले वर्कर्स का इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं। असल में वो सभी यही डिस्कस कर रहे थे कि चाइना के जो लोकल फैक्ट्री वर्कर्स हैं उन्हें अब से ओवरटाइम करना होगा और उन्हें अब से पेमेंट भी कम मिलेगी क्योंकि अब ऐसी टेक्नोलॉजीज भी आ गई थी जिनमें कंप्रेसर फैक्ट्री का कोई भी काम नहीं था, यानी कि उन सब की जॉब भी फ्यूचर में खतरे में थी। जिस वजह से सॉन्ग का हस्बैंड थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है और जब वो घर आकर इस बारे में अपने एक दोस्त से बात करता है तो वो उसे फैक्ट्री बदल देने के लिए बोलते हैं, लेकिन सॉन्ग के हस्बैंड के लिए बात पैसों की नहीं थी, उसे बस अपने प्रोजेक्ट पर काम करना था, इसीलिए वो फैक्ट्री चेंज करने से मना कर देता है और सॉन्ग को भी समझाता है कि अगर फ्यूचर में वो अपने काम में ज़्यादा बिजी हो जाए तो सॉन्ग को अकेले ही डोंग का ख्याल रखना होगा। दूसरी तरफ हम डोंग को देखते हैं जो कि शाओ के साथ स्कूल जाता है और जब उसे पता चलता है कि शाओ पहली बार टेस्ट में फेल हो गई है तो उसका मूड ठीक करने के लिए उसे बात करने जाता है, पर शाओ गुस्से में उसे चले जाने के लिए कहती है। अब स्कूल ख़त्म होने के बाद जब दोनों साथ में आ रहे थे तभी भी शाओ का मूड अपसेट था, इसीलिए डोंग उसका मूड ठीक करने के लिए उसे अपने बारे में बताता है कि वो तो हमेशा से ही फेल होता है और उसकी मॉम उसे हर बार मारती है, लेकिन वो फिर भी इतना चिल रहता है, तो शाओ को भी हंसना चाहिए क्योंकि कभी कभी फेल होना ही अच्छा होता है।
फिर शाओ अपनी साइकिल पार्किंग से निकालने लग जाती हैं, पर उसकी साइकिल पंचर हो गई थी, इसीलिए वो डोंग के साथ बैठकर अपने घर पर जाती हैं। इधर सॉन्ग को अपनी फैक्ट्री से कॉल आता है तो वो जल्दी से फ़ोन अटेंड करने जाती हैं। असल में डिपार्टमेंट में सॉन्ग और हुआंग दोनों को ही फैक्ट्री ऑफिस बुलाया गया था, इसीलिए दोनों अपने बच्चों को घर में सेफ रहने के लिए कहती हैं और डिपार्टमेंट हेड से बात करने चली जाती हैं। डिपार्टमेंट हेड ने उन्हें इसलिए बुलाया था क्योंकि वो उन दोनों को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड और टीम लीडर बना रहे थे, ताकि बाहर से जो नए इंटर्न्स आए उन्हें वो दोनों मैनेज कर पाए। इस पर सॉन्ग उनसे पूछती है कि अगर नए इंटर्न्स आएंगे तो जो फैक्ट्री वर्कर्स के बच्चे फैक्ट्री के लिए इंटर्नशिप कर रहे थे वो लोग कहाँ पर जाएंगे। तो डिपार्टमेंट हेड बताता है कि फैक्ट्री के रूल्स चेंज हो गए हैं, जहाँ वो लोग 48 से ऊपर वाले सभी वर्कर्स को रिटायरमेंट दे देंगे और फैक्ट्री के किसी भी वर्कर के बच्चों को अब से फैक्ट्री में जॉब नहीं मिलेगी। ये सुनकर हुआंग और सॉन्ग को ये अनफेयर लगता है क्योंकि इतने दिनों से वो इंटर्न्स को ही ट्रेन कर रही थी, लेकिन इस बार वो भी इस प्रॉब्लम का कुछ नहीं कर सकती थी। पर असल में ये सब इसीलिए हो रहा था क्योंकि फैक्ट्री की कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और कोई भी कंपनी उनके फैक्ट्री के प्रोडक्ट्स को अब खरीदना नहीं चाहते थे। जिसके बाद हम देखते हैं अब दोनों अपने घर पर आ जाती हैं, पर रास्ते में उन्हें शेनशन भी मिलती है जो कि अपने पेरेंट्स से मिलने जा रही थी क्योंकि शेनशन की जॉब स्कूल में लग गई थी, वो टीचर बन गई थी। इसकी वजह से वो अपने फादर के साथ सेलिब्रेट करना चाहती थी, लेकिन घर जाने से पहले ही उन लोगों को फैक्ट्री वाली न्यूज़ मिल जाती है और एमी की रियल डॉटर फैक्ट्री ज्वाइन नहीं कर सकती थी। इसकी वजह से सभी लोग दुखी होते हैं, इसलिए शेनशन भी उन्हें अपनी जॉब के बारे में नहीं बताती और अपने ब्रदर को लेकर बाहर आ जाती हैं। वो सिर्फ उसे ही वो गुड न्यूज़ बताती हैं क्योंकि बाकी फैमिली मेंबर्स बस उसे जेलस फील करने वाले थे। अगले दिन हम देखते हैं कि सारे वर्कर्स डिपार्टमेंट हेड के ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं। वो सब इस डिसीजन के अगेंस्ट थे और उन सब की कोई ना कोई सैड स्टोरी थी क्योंकि उन सब ने इतने सालों से फैक्ट्री में काम किया था और वो सभी उस पर डिपेंडेंट थे। इसकी वजह से सॉन्ग भी थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। वो उन सब से कहती है कि वो सब लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं तो उन्हें इस फैक्ट्री पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, वो किसी और फैक्ट्री में भी जा सकते हैं। दूसरी तरफ टूनान को अपने कॉलेज से एक नया प्रोजेक्ट मिलता है, उसके लिए उसे शंघाई की अलग अलग जगहों पर जाना था और सर्वे करना था। इसकी वजह से वो अपनी मॉम से साइकिल भेजने की बात करता है और वांग सॉन्ग से हेल्प मांगती है ताकि डोंग की साइकिल को वो लोग टूनान को भेज दे। वांग सोच रही थी कि क्या डोंग ऐसा अपनी मॉम को करने देगा या फिर नहीं, लेकिन जब डोंग को ये पता चलता है कि टूनान को साइकिल चाहिए तो वो खुद शंघाई जाता है टूनान को अपनी साइकिल देने के लिए। वो पूरे रास्ते बस ड्राइवर से टूनान के बारे में बातें करता है और उसे बताता है कि टूनान ने बचपन से लेकर आज तक उसकी पढ़ाई में कितनी ज़्यादा हेल्प करी है। जिसके बाद डोंग शंघाई पहुंच जाता है और टूनान से मिलता है, जहां वो लोग लंच भी करने के लिए जाते हैं। डोंग घर से बहुत सारी मेडिसिन और कुछ कपड़े भी लेकर आया था जो कि टूनान के लिए उसकी मॉम ने भेजे थे। डोंग टूनान को ये भी समझाने लग जाता है कि वो अपने प्रोजेक्ट के लिए जब शंघाई घूमेगा तो उसे अपना ख्याल रखना होगा और अगर वो बस से उतरकर टॉयलेट भी जाए तब भी उसे अपने साथ किसी को ले जाना होगा क्योंकि शंघाई के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर काफ़ी डेंजरस लोग रहते हैं। इसीलिए डोंग टूनान को एक चाकू भी देने लग जाता है सेल्फ डिफेंस के लिए, पर टूनान मना कर देता है। जिसके बाद डोंग वापस से ट्रेन से सुजाओ चले जाते हैं और टूनान भी बाकी स्टूडेंट्स के साथ बस से प्रोजेक्ट के लिए चला जाता है, जहाँ रास्ते में कुछ लोग उनकी बस रोक भी लेते हैं जिससे कि सभी स्टूडेंट्स थोड़ा सा डर जाते हैं क्योंकि वो लोकेशन काफ़ी सुनसान थी और वो लोग बस को आगे लेकर जाने के लिए बस ड्राइवर से पैसे मांगते हैं, जिसके बाद ही बस आगे जा पाती है। कुछ देर बाद अब सभी लोग ब्रेक लेने के लिए बस से नीचे उतरते हैं, वहाँ पर उन्हें अपना लंच भी करना था। तभी वो कुछ लोगों को बातें करते हुए सुनते हैं कि उस एरिया में बहुत सारे चोर भी घूमते हैं और उन्हें अपनी सारी चीज़ों का और अपने साथियों का ध्यान रखना चाहिए। तभी वो लीजिया और उसकी फ्रेंड को वॉशरूम जाता हुआ देखता है और उसे डोंग की बात याद आ जाती है, जिसकी वजह से वो उन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके पीछे जाता है। तभी एक आदमी लीजिया को परेशान करने की कोशिश करता है, बट टूनान सही टाइम पर आकर उसे बचा लेता है। अब सारे स्टूडेंट्स एक बस में बैठकर अपनी लोकेशन के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उस बस में आसपास के एरियाज के कुछ लोकल्स भी थे जो कि समझ जाते हैं कि वो सारे स्टूडेंट्स हिस्टोरिकल प्लेसेस और उनके विलेज देखने के लिए आए हैं क्योंकि वो वहाँ पर अपने फ़ायदे के लिए डेवलपमेंट करना चाहते हैं। तो वो लोकल्स उन सारे स्टूडेंट्स का ऑब्जेक्शन करते हैं और सारे स्टूडेंट्स लोकेशन से पहले ही बस से उतर जाते हैं, जिसके बाद वो अपनी साइकिल पर उस हिस्टोरिकल टॉम तक पहुँचते हैं।
ये बिल्कुल वैसा ही टॉम था जो कि टूनान ने अपने चाइल्डहुड में भी देखा था। फिर उन्हें वहाँ पर अपने टीचर और बाकी लोग मिलते हैं। वो सभी लोग साथ में डिनर करते हुए डिस्कस करते हैं कि कल उन्हें टीम्स में बांट कर सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस को देखने के लिए जाना है। ये सुनते ही टूनान लीजिया को देखने लग जाते हैं क्योंकि वो उसके साथ टीम बनाना चाहता था। वो सभी फिर अपनी अपनी जगह पर सोने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन आप सभी लोग रेडी होकर प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए निकल जाते हैं और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज के वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।